है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। फलक पे जो सितारे हैं वो ज़मीं पे आ भी सकते हैं, गर जज्बा बुलंद हो तो आप दुनिया बदल भी सकते हैं। नाजरीन आदाब, मैं हूं अंजू पंकज और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। डीडी उर्दू हर हफ्ते आपको इस कार्यक्रम के ज़रिए ऐसी खातून से रूबरू करवाता है जिन्होंने अपने फील्ड में एक बड़ा मुकाम हासिल किया हो और जो पूरे माशरे के लिए एक मिसाल बन गई हो। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक 16 बरस की खिलाड़ी से। उनकी उम्र भले ही छोटी हो लेकिन उनकी कामयाबियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। उन्होंने कई हैरत अंगेज कारनामे किए हैं और बेशुमार अवार्ड अपने नाम किए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनम अंसारी की, जो कि दिल्ली से ताल्लुक़ रखती हैं और एक कूडो खिलाड़ी हैं। और अनम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनम, ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि कब आपने कूडो खिलाड़ी बनने का ख्वाब देखा? जब मैं छोटी थी तो पापा रनिंग पर जाते थे तो मैं भी पापा के साथ चली जाती थी, और पापा कई जगह ट्रेनिंग भी देने जाते थे तो मैं पापा के कंधों पे लद के चली जाती थी। तो फिर उसी तरीके से मैंने सोचा कि फ़ाइट सीखनी चाहिए मैं कूडो। कूडो दरअसल होता क्या है? कूडो एक मिक्स कॉम्बैट मार्शल आर्ट है। इसमें किक्स भी होती हैं, थ्रो भी होती है और सेल्फ डिफेंस भी होता है। और जैसे लड़कियों को अपनी रक्षा के लिए करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां इसको मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए करें। इसमें आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद के लिए लड़ने के लिए कर सकती हैं इसे। जब आप सीखने जाती हैं तो एक तो आप कहाँ पर सीखती हैं कूडो आर्ट? मैं कूडो छात्रा स्टेडियम में सीखती हूँ। कितनी लड़कियाँ आपके साथ रहती हैं वहाँ पर? वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ होती हैं। तो जो इस वक्त आपको लड़कियां और बहुत सारी ख्वातीन आपको देख रही हैं, उनको आप कूडो आर्ट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनको बस ये कहना चाहूँगी कि वो ज़रूरी नहीं कि इसको अपने पार्टिसिपेट करने के लिए सीखें, वो इसको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीख सकती है। जैसे कि उनको रास्ते में अगर कोई भी छेड़े तो उसको यूज़ कर सकती है अपने डिफेंस के लिए। एक मामूली घर में पली बढ़ी अनम अंसारी दिल्ली के एक स्लम इलाके में अपनी वालिदैन और 2 बहनों के साथ रहती हैं। हालांकि अनम की उम्र महज 16 साल की है, लेकिन उसके कारनामों की गूंज बॉलीवुड तक कायम है। 12वीं क्लास में पढ़ रही अनम अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने हुनर को भी बखूबी वक्त देती है। कई मेडल और अवार्ड जीत चुकी अनम कोई मामूली लड़की नहीं है, क्योंकि उनके कारनामे गैर मामूली हैं। आपने अभी तक कौन कौन से बड़े कंपटीशन जिसमें पार्टिसिपेट किया है? मैंने काफ़ी सारे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। मैंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर तीनों पे मतलब पार्टिसिपेट किया है। हमने सुना है कि आपने अक्षय कुमार का जो चैलेंज था बॉटल कैप का, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था? हाँ, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। मैंने उसमें अक्षय कुमार ने एक बोतल का कैप खोली थी, मैंने पूरी 4 खोली थी। कितना मुश्किल था वो? कैसे, कितनी प्रैक्टिस की उसके लिए आपने? मैंने उसके लिए प्रैक्टिस तो काफ़ी की थी, बट इजीली हो गया था। इजीली हो गया था। आपको जो आसान लगता है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये बताइए कि मैंने ये, और जब आप बॉम्बे गई, अक्षय कुमार से मिली, वहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों से मिली होंगी जिन्होंने इसी तरह के चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने अपने अंडर 18 में अपने वेट में फर्स्ट पोजीशन आई थी और उसी वजह से मैं अक्षय कुमार से मिली थी। अगर मेरा मेडल नहीं निकलता तो शायद मैं अक्षय कुमार से नहीं मिल पाती। अनम को सबसे बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब 2019 में
कूडो इंटरनेशनल के चेयरमैन और मशहूर अदाकार अक्षय कुमार ने गुजरात के सूरत में 3 रोजा इंटरनेशनल कूडो टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसमें अनम ने मुल्क भर के 26 रियासतों से आए बच्चों में से अनम को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। अक्षय कुमार ने मेडल और सर्टिफिकेट देते हुए अनम को उसकी कामयाबी के लिए मुबारकबाद दिया और उनके मुस्तकबिल के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा। जब आप अक्षय कुमार से मिलें तो किस तरह का एक्सपीरियंस और क्या कुछ कहा उन्होंने, कोई बात हुई आपसे? जब हम अक्षय सर से मिले थे तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। उन्होंने हमसे कहा कि ऑल द बेस्ट और मेरा मेडल के लिए और आगे के लिए हमें फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस दी। इसके अलावा कौन कौन से टूर्नामेंट हैं अनम जिनमें आपने पार्टिसिपेट किया है? मैंने काफ़ी सारे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि SG5 स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसमें भी मेरे काफ़ी सारे गोल्ड मेडल है। और मैं खंडाला गई थी, वो कूडो का फेडरेशन था, उसमें मेरा गोल्ड है। और अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी मेरा गोल्ड मेडल है। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, जिसमें मेरे ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर काफ़ी सारे मेडल्स हैं और सर्टिफिकेट भी मिले हैं। अब अनम की हिम्मत 7वें आसमान पर थी और उन्होंने 13 साल की छोटी सी उम्र में एक कार को अपनी चोटियों से बांधकर खींचा और कामयाब रही। इसी तरह अनम की हिम्मत और जज्बा बढ़ता गया। उसी का नतीजा है कि अनम ने मीडिया के सामने और बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ के कोच निजामुद्दीन मुन्ना की मौजूदगी में एक मिनी बस को अपने बालों से बांधकर खींचा और कामयाब रही। इस फील्ड में कैसे आना हुआ के सवाल पर अनम ने बहुत दिलचस्प किस्सा सुनाया। मैंने मिनी बस खींची थी। हुआ ये था कि जब मैं जीनिया से उतर रही थी ना, तो मेरा पैर फिसल गया और पापा ने मुझे बालों, कुछ हाथ में नहीं आया तो पापा के हाथ में बाल आए थे, तो पापा ने मुझे बालों से खींचा। तो पापा को भी लगा, घर में सबको लगा, मुझे भी लगा कि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, तो हमें बालों से कुछ एक्ट करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मुझे बालों से बस ट्राई करनी चाहिए और कार वगैरह ट्राई करनी चाहिए। अनम, ये सब तो हो गया, लेकिन ये जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपने हाथ किस पर आजमाया, किसे अपने बालों से खींचा? मैंने सबसे पहले अपने छोटे भाई को खींचा था सीमेंट के बोरे पे बिठाकर। फिर मैंने उसको 2-3 बार ट्राई किया, वो मुझसे खिंच गया। फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आया कि हाँ, मैं आगे और भी खींच सकती हूँ, तो मैंने एक कार खींचने की सोची। फिर मैंने कार को ट्राई किया, वो भी मुझसे खिंच गई ईजीली, कम से कम 50 या 100 मीटर तक तो वो खिंची गई थी। फिर मैंने सोचा अब मुझे मिनी बस ट्राई करनी चाहिए, तो मैंने मिनी बस ट्राई करी और वहाँ पे बहुत सारी मीडिया थी और मीडिया के साथ साथ फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ के गुरु निजामुद्दीन सर भी आए हुए थे वहाँ पर। और मुझे वो ये सब देख के बहुत खुशी हुई और मेरा कॉन्फिडेंट और बढ़ा, जिस कारण मैंने इजीली मिनी बस को भी खींच लिया। और अब मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बड़ी बस खींचूँ, और वो खींचना बहुत बड़ी बात है, तो मेरे को उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी। तो जिसमें स्टेडियम जाती हूँ, उसमें कूडो के साथ साथ बस खींचने की भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिससे कि मेरे बस खींचने में आसानी होगी और वो ईजिली खिंच जाएगी। लेकिन अनम, ये बताओ कि क्या बालों में कभी दर्द नहीं होता? बालों में दर्द नहीं होता। क्यों? उसकी खींचने की एक ट्रिक होती है। अच्छा, तो जब आप बस या अभी आपने मिनी बस खींची, तो कैसे बालों को बस के साथ बांधते? मतलब इस टाइप की चोटी होती है, उसके अंदर एक हुक लगाया जाता है, जिसके अंदर एक चैन होती है, उस चैन को बस के अंदर नीचे लगाया जाता है और खींचा जाता है। पीछे को बॉडी का पूरी पावर लगाकर खींचा जाता है। तो ये जो ट्रिक है, ये मैं भी कर पाऊंगी कभी? अगर आप ट्राई करोगी, कोशिश करोगी, प्रैक्टिस करोगी तो आप कर पाओगी। ठीक है, तो ये ट्रिक मुझे बाद में बताना। अनम, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं? पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आप अपनी खेल को लेकर इन दोनों के बीच में तालमेल कैसे बैठाती हैं? मेरे लिए सबसे पहले गेम है, पर गेम के साथ साथ पढ़ाई भी करती हूँ। मैं सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में मैं स्कूल जाती हूँ, वो 1 बजे तक हमारे स्कूल की छुट्टी हो जाती है। फिर उसके बाद हम लंच वगैरह करके फिर ट्यूशन क्लासेस लेते हैं। फिर उसके बाद हमारी 4-5 घंटे क्लास होती है एकेडमी की, और उसमें मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और फिर उसके बाद क्लास के बाद में हम डिनर वगैरह करके स्कूल का होमवर्क करते हैं, ताकि पढ़ाई भी ना छूटे, क्योंकि पढ़ाई के बिना गेम नहीं है, इसलिए पढ़ाई भी ज़रूरी है। अनम, आप इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ कर रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर से भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता होगा, लेकिन मम्मी पापा आपके खेलों को लेकर या पढ़ाई को लेकर किस तरह से आपकी मदद करते हैं? सबसे पहले तो मुझे हौसला भी अपने पापा से ही मिला था, और मम्मी पापा दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर किसी टूर्नामेंट में जाना होता है तो मम्मी पापा दोनों की तरफ से हाँ होते हैं, मना नहीं होता। और मम्मी घर के काम में भी ज़्यादा काम नहीं करवाती, नॉर्मली काम करवाती हैं, ज़्यादा नहीं करवाती। बाकी सपोर्ट दोनों तरफ से मिलता है पूरा। मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है अपनी बेटी पे, क्योंकि
मेरा नाम चाहे कितना ही हो, लेकिन अगर मेरी बेटी के नाम से मुझे जाना जाए तो मुझे बहुत ही अंदरूनी खुशी मिलती है। उसको जो पॉसिबल होता है, मैं जिस लायक हूँ उसे लायक उसे मेहनत कराता हूँ और वो उसी हिसाब से करती है मेहनत, वो जितना कर सके। पापा की तरफ से क्या रहता है जब आप टूर्नामेंट के लिए जाते हो? तैयारी पापा करवाते हैं सारी? हाँ, पापा ही पूरी तैयारी करवाते हैं, प्रैक्टिस और हार्डवर्क जितना हो, हार्डवर्क भी करवाते हैं काफ़ी ज़्यादा, और प्रैक्टिस अच्छे से करवाते हैं कि मेडल निकल जाए अच्छे से। हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपके मुस्तकबिल के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। तो नाजरीन, आप देख रहे थे अनम अंसारी को, जिन्होंने कई सारे हैरतअंगेज कारनामे किए और बेशुमार अवार्ड्स पर कब्जा भी किया। आज के इस शुमारे को मैं ये कहकर ख़त्म करना चाहूँगी, तुम ही तो सिकंदर हो अपने मुस्तकबिल का, एक जुगनू भी काफ़ी है रोशनी के लिए। आदाब। ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। हौसले की तरकश में कोशिश का एक तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखा। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है, ये एक नसीहत है उन लोगों की ज़िंदगी की, माशरे को, जो कहीं ना कहीं हार जाते हैं, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में टूट जाते हैं। ऐसे कई लोग हमारे सामने हैं जिन्होंने, कई मुश्किलें उनकी ज़िंदगी में आई, कई रुकावटें उनके सामने आई, लेकिन हार नहीं मानी। ऐसे ही कई लोगों में से एक हैं शबीना जी, आज हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि आज वो किस मकाम पर हैं, क्या क्या परेशानियां उनके सामने आईं, किस तरह की दिक्कतों का सामना उन्होंने किया, लेकिन कैसे आज वो यहाँ तक पहुंची। शबीना ऐसा नाम जिसने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी तकलीफें सही, कितने दुख झेले कि अब कोई भी तकलीफ कमतर लगने लगी है। शबीना जी हमारे साथ हैं। शबीना जी, सबसे पहले आपका हमारे शो में खैर मकदम। और सबसे पहले हम अपने नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ परेशानी क्या है और आज आप किस मुकाम पर हैं? आज अल्लाह की रहमत से मैं अच्छे मुकाम पर हूँ। मैं बैंक में जॉब करती हूँ और अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, लेकिन मेरे ज़िंदगी में बहुत बहुत परेशानी उठाया। मैंने बहुत सामने किए परेशानियों के, बहुत से काम भी किए, बहुत किए मैंने। और अगर आप सुनेंगे ना तो सोचेंगे कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ। शबीना जी को रोक कर मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। शबीना जी पैरों से माजूर हैं, परेशानी ज़िंदगी में काफ़ी आई उनके, आज बैंक में जॉब करती हैं, घर के हालात बहुत ख़राब थे, गरीबी में ज़िंदगी जी, 5 भाई, उसके बाद बहन, सब अपने अलग अलग सेट, लेकिन एक लंबा सफ़र तय करना, पढ़ाई दोबारा से शुरू करना, 1 साल से ज़्यादा बिस्तर पर रहना, ये सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हुई हैं। चलिए अब उनसे शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके घर का हाल हम जानने की कोशिश करते हैं कि शुरुआत में घर का माहौल कैसा था, पढ़ाई के लिए क्या सिचुएशन थी? घर का माहौल तो ठीक था, पढ़ाई के लिए तो मना नहीं करते थे हमारे ना पापा ना हमारे भाई, लेकिन इतनी वो नहीं थी इम्कान कि हम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। शबीना जी, सबसे पहले आपके बचपन से शुरुआत करते हैं। बचपन में कैसा माहौल था, क्या सिचुएशन थी, वो जानना चाहते हैं आपसे। बचपन में ऐसा था कि हमारे पापा की इतनी वो नहीं थी अच्छी से सैलरी या घर में कुछ अच्छी सी सुविधा, तो बस ऐसे ही गरीबी ज़्यादा थी, तो मुझे लगता था, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाती थी। अब हम 4 बहनें हैं, 5 भाई हैं हम, लेकिन सभी लोग अच्छे हैं मेरे बहन भाई, लेकिन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ। बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरी मुमानी ने खबर भेजी कि ऐसे ऐसे मुझे थोड़ी परेशानी है काम की, और मैं काम में भी होशियार थी, तो उसको भेज दो। मैं अपनी अम्मी से बोली मैं नहीं जाऊँगी, तो मेरी अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया देहरादून। मैं वहाँ 3 साल रही, तो मेरी मामी ने मुझसे बहुत काम कराती थी, इतना काम कराती थी। तो उनका बेटे स्कूल जाते थे तो मैं उनकी किताबें लेके बैठ जाया करती थी ना कभी कभी, तो मुझसे कहती थी चल रख दे, तेरे किस काम की है, तेरे क्या समझ में आ रही है। तो वो बात ना मुझे इतनी मेरे दिल पे लगी कि मैंने क्या, देखो मैं क्या नहीं पढ़ सकती। मेरी मम्मी से कह कर के लाई थी कि मैं ना इसका स्कूल में एडमिशन करा दूँगी, और यहाँ तो ये मुझसे घर का ही काम करा रही है।
फिर जब 2-3-2.5 साल हो गए मेरे पापा गए तो मैं रो रो के मैं आ गई वापस। मैंने कहा मैं तो अपने घर जाऊंगी। उनके यहाँ बेटियाँ नहीं थी, वो तो मुझे भेजने को राज़ी नहीं थी। फिर मैंने आके अपनी अम्मी से कहा मेरा एडमिशन करा दो। मेरी बराबर में एक पड़ोस में ही आंटी रहती थी, उन्होंने कहा हाँ करा दो ना इसका। फिर उन्होंने मेरा 3rd क्लास से एडमिशन हुआ मेरा। फिर वहाँ भी मैं अच्छे से, मैडम बोली कि ये तो अच्छे से लड़की तुम्हारी होशियार है, इतनी बड़ी हो गई, इतने आप करा रहे हो। फिर मैं वहाँ अच्छे से पढ़ा, मैंने पढ़ाई की। फिर वहाँ रेस होती थी तो मैं कहती थी मैडम जी मैं भी दौड़ूँ। कहने लगी हाँ चलो दौड़ो। तो मैं स्कूल में फर्स्ट आई। फिर जब अच्छे से कंपटीशन हुआ तो मैं वहाँ, एक लड़की हुआ करती थी कमला करके दुष्यात गार्डन से, उसे ना कोई नहीं हरा पाता था। मैं बोली मैडम जी मैं हरा दूंगी उसको। कह रही अरे जा तू क्या हराएगी, उसे कोई नहीं हरा पाया। वो 5-6 साल से आती है रेसिंग में। मैंने कहा नहीं आप मुझे लेके चलो। फिर जब वो मुझे ले गई तो वहाँ ना बार बार हाइट नापते थे मेरी। यूँ कहते थे जब मैं आगे निकल जाते थे तो कहते नहीं ये लड़की बड़ी है, ये बड़ी है, निकालना चाहते थे मुझे। तो मेरी मैडम कहती थी नहीं देखो आप नप के देखो। तो फिर उस टाइम पे मैंने 36 स्कूलों को हराया था। 36 स्कूलों को हराया था, मतलब एक बहुत अच्छे। फर्स्ट डिवीज़न आई थी मेरी। और उस टाइम पे बहुत पहले की बात है, मैं 3rd क्लास में पढ़ती थी। तो मुझे ना 5,000 रुपये कैश मिले थे और लंच बॉक्स मिले थे 5 और एक सर्टिफिकेट मिला था। कहाँ आप एक बहुत अच्छे रनर थे। 36 और स्कूलों जब की मैं दौड़ी लड़कियों थी को ना आपने हराया था। तो मुझे ऐसा लगता था मेरे पैर ज़मीन पे पड़ते ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगी। लेकिन बस बीच में एक्सीडेंट होने से ना बस वो हो गया। क्या हुआ? मैं ना छत से गिर गई थी तो सीधे पैर के बल गिरी। बस मैं ऐसे ही बैठ गई थी सीधे पैर फैला के, कुछ नहीं टूटा टाटा था। जब सब लोगों ने देखा अरे क्या हो गया, ऐसे ही बैठी थी पैर फैला के। तो उन्होंने जब मुझे उठाना फिर मैं गिर गई। तो डॉक्टर वहाँ ले गए हॉस्पिटल। उन्होंने कहा कि इनका कुछ नहीं टूटा टाटा है, सिर्फ रीढ़ की हड्डी खिसक गई है। अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो ये इस लायक भी नहीं रहेंगे, इनको बस सिर्फ बेड रेस्ट दो। 1-1.5 साल तक तो बिल्कुल बस कमरे में ही रहना, बेड पे लेटना, करवट भी नहीं ली जाती थी। मेरी भाभियाँ, मेरी अम्मी ही करती थी खिदमत। बचपन में वालिद का साया सर से उठ गया। 14 साल की उम्र में छत से गिरी और माजूर बनने का सबब बना। हमेशा पढ़ाई में अव्वल आने वाली शबीना अपने स्कूल के बच्चों के बीच दौड़ में भी अव्वल रही। इसी का नतीजा था कि उस वक्त शबीना ने कई अवार्ड भी जीते और स्टेट लेवल के एजाज़ात से भी उन्हें नवाजा गया। शबीना जी, जिंदगी में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इतने टाइम आप बेड पर रहे, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या ऐसी चीज़ थी जिससे आपको दोबारा प्रेरणा मिली कि ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, यह रुकना नहीं है? जी, वो एक आंटी थी माया जी करके, जो प्रथम संस्था के वो थी एनजीओ। वो जब आई तो उनकी बात सुनकर ना मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि हाँ ये वाकई इंसान क्या नहीं कर सकता। वो बोली कि ऐसा है आप मेरे साथ चलिए। वो मेरी अम्मी से कह के मुझे ले गई रिक्शे में बिठा के, पहले अपने घर ले गई, फिर उन्होंने वहीं बुलवाया। वहाँ नर्स की ट्रेनिंग हो रही थी घर से थोड़ा दूर पे। उन्होंने डॉक्टर्स वगैरह थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भी, उन्होंने सबको वहीं बुला लिया। कहने लगे कि देखो ये बच्ची है ऐसे और इसके लिए आपको ट्रेनिंग देनी है, आपको ये भी आपके ग्रुप में है। तो वो पहले तो चुप से लगा गए कि ये रोज़ कैसे अप डाउन करेंगी, ये तो हैंडीकैप है, कौन लाएगा जाएगा। वो बोली यहाँ कि आप इसकी चिंता मत करो, वो मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी गाड़ी है, मैं इसको लेकर आऊँगी, बस आप हाँ बोलो और फ़ीस की भी चिंता मत करना। वहाँ उस टाइम पे 200 रुपये जाते थे, लेकिन मुझे सिर्फ 85 रुपये देने पड़ते थे। वहाँ मैंने 6 महीने ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद मैंने जॉब भी की 2 साल की, फिर मैंने छोड़ दी। उसके बाद ना काफ़ी फिर मैं कह रही अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी भी मैं इतनी मेहनत करती हूँ, कुछ भी नहीं है। फिर थोड़ा मायूस हो गई। फिर वो आंटी ना बीच में वो कहीं चली गई, उनके बेटे ने गुड़गांव चली गई, मेरा उनका साथ छूट गया तो कुछ नहीं रहा। फिर आंटी फिर आई दोबारा से, मुझे फ़ोन करती थी, कहती थी अरे शबीना ऐसा तू अपने कागज़ लेकर आ, मैं देख तू अच्छे से पढ़ ले, पढ़ जाएगी तो तेरी नौकरी लग जाएगी, बढ़िया रहेगा। मैं कह रही आंटी मैं कैसे जाऊंगी, कैसे पढ़ूंगी, और वो भी तो चाहिए। कहने लगी नहीं ला कागज़ लेकर आ। फिर उन्होंने ही मेरा 10th क्लास का वो भरवाया, मुझे बहुत अच्छे से मेरी सपोर्ट करी उन्होंने। मैंने फिर 10वीं पास की, फिर 12वीं की, करते करते फिर
उन्होंने ना मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, अच्छे से वो मुझे सपोर्ट करती थी, हर बात में मुझे लेके जाना, ये करना। वरना मैं तो बिल्कुल मायूस हो गई थी। मैंने कहा अब कुछ नहीं है ज़िंदगी में, अब पैर भी ख़राब हो गया, अब क्या करूँगी मैं, किसके साथ जाया करूँगी, कौन करेगा। तो आपकी ज़िंदगी में वो जो किक थी, वो जो प्रेरणा थी, वो माया शर्मा माया जी थे, सबसे फर्स्ट टाइम वो यहीं। उसके बाद आपने क्या, कहाँ तक पढ़ाई करी और आज क्या कर रहे हैं आप? मैंने 12th तक की और आज मैं बैंक में नौकरी करती हूँ। बैंक में नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी है आपकी? जी। शबीना जी, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बताइए। आपकी शादी कब हुई, कैसे हुई, कोई परेशानी तो नहीं आई शादी होने में? पहले जब मेरे भाई वगैरह रिश्ता मेरा चलाते थे तो लोग ना फिर सोचते थे कि हाँ यार ये तो हैंडीकैप है, कैसे काम करेंगे, कैसे वो करेंगे, तो थोड़ा चुप लगा जाया करते थे। कई जगह रिश्ता मेरा आया, मैरिड से भी आया, जिनकी वाइफ ने वगैरह नहीं थी या कुछ, तो मैं कहती थी अगर मैं शुरू से होती मोहताज, मेरे दिल में ये रहती थी तो मैं कर ली थी किसी से भी, मैं तो एक अच्छे लड़के से शादी करूँगी। और वो मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। मेरे हस्बैंड खूबसूरत भी हैं और एक तिल बराबर भी नुक्स नहीं है उनके अंदर। शबीना जी ने कहा कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी, हमेशा वो कोशिशें करती रही। उनके लोगों से भी यही कहना है कि कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है, कभी भी हार नहीं माननी है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उनकी ज़िंदगी में तो ऐसा भी लम्हा आया था जब लोग ज़िंदगी की आस छोड़ देते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसकी हिफाजत खुदा करे। तो ऊपर वाले पर भरोसा ज़रूर रखना चाहिए, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। इनकी ज़िंदगी में पहले बहुत ख्वाब थे, पढ़ाई को लेकर माहौल नहीं था घर में, मामा के यहाँ पर पढ़ने नहीं दिया जाता था। पढ़ाई शुरू करी, स्कूल में जाकर एक अच्छा मुकाम हासिल किया, अच्छी रनर बनी, एथलीट बनी, लेकिन लाचार हो गई। एक एक्सीडेंट हुआ, पैर ख़राब हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1-1.5 साल ये बेड पर रही हैं, उसके बावजूद ये दोबारा खड़ी हुई, दोबारा इन्होंने पढ़ाई शुरू करी, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। डॉक्टर ने कह दिया पैर कटेंगे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने फिर भी कहा कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। आज ये सरकारी नौकरी पर हैं, आज रोज़ाना ये कई किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं। इन्हें देखकर लगेगा कि शायद ये कुछ कदम भी नहीं चल पाएंगी, लेकिन ये वो सफ़र तय करती हैं। और ज़िंदगी का जो सफ़र इन्होंने अभी तक तय किया है वो वाकई आसान तो नहीं था, मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। इसलिए हम आपसे ही कहना चाहते हैं कि अगर सपना कोई भी है, ख्वाब कोई भी है, उसके लिए कोशिशें करते रहिए। एक ना एक दिन ऊपर वाला आपकी तरफ देखेगा और यह आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी, आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। हादसे के बाद शबीना के कदमों की रफ्तार तो कुंद पड़ गई, लेकिन हौसलों की उड़ान ना रुकी। हादसों से उबरने के बाद शबीना ने न सिर्फ आगे की पढ़ाई मुकम्मल की, बल्कि अपनी कोशिश व लगन से सरकारी मुलाजमत भी हासिल की। कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी।